हेलो, कैसे भाई। तो देखो आज हम लोग जानेंगे मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। हम आज सीखने वाले हैं आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई इस कंसेप्ट को सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ चुके हैं और उसकी ऑब्जर्वेशंस, उसके कंक्लूजन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं पढ़ा है तो एक बार उनको देख लें, फिर ये बिल्कुल सिंपल चीज आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, आइंस्टाइन भाई साहब ने अपने को क्या कहा कि भाई देखो, जो लाइट आती है, जो रेडिएशंस आती हैं, वो पैकेट्स में एनर्जी रखती हैं अपने पास। मतलब लाइट जो है, लाइट वो क्वांटाज ऑफ एनर्जी रखते हैं अपने पास, पैकेट्स ऑफ एनर्जी रखते हैं। आजकल हम उनको फोटॉन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? फोटॉन्स का। भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। देखो, हम इससे पहले वेव ऑप्टिक्स में या हम ये जब वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो हम क्या जानते हैं कि एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एंटायर वेव फ्रंट। पूरे वेव फ्रंट में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है वेव की। लेकिन यहां पर प्लैंक्स थ्योरी आइंस्टाइन भाई साहब जो यूज कर रहे हैं वो क्या कह रही है कि भाई जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो पैकेट्स में अवेलेबल है। मेरी बात को समझना, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पर्टिकुलर पैकेट साइज होगा। आप ऐसा समझिए, मान लो फ्रीक्वेंसी 1 है तो पैकेट साइज 1 के अकॉर्डिंग होगा, 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग होगा, 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जैसे पैकेट का साइज बढ़ेगा तो जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है किसी एक लाइट वेव की, तो इसका मतलब उसमें पैकेट साइज जो है वो बढ़ रहा है। तो ध्यान रहे, यहां पर ये कंसेप्ट यूज होगा कि जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आप पैकेट को इंक्रीज कर रहे हैं, पैकेट के साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। और जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, मेरे भाई ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या इंक्रीज होता है भाई? जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो पैकेट के नंबर इंक्रीज होंगे। मान लो पहले 5 पैकेट थे कहीं पर, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो हो सकता है 5 से ज्यादा 10 हो जाए, 20 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लेकिन पैकेट्स का साइज फिक्स रहेगा। मतलब ये वैसी बात है कि जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, मान लो 100 रुपए का एक नोट है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो 100 से 200 का हो गया मान लो, या 500 का हो गया मान लो, या 2000 का हो गया मान लो। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो नोट का साइज बड़ा होता जा रहा है वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। लेकिन जब आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो यहां पर हो क्या रहा है? मान लो 100 रुपए थे और उसकी इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी। इसका मतलब यह है कि 100 रुपए के मल्टीपल नोट्स हो गए। पहले एक नोट था 100 रुपए का, 2 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 100, मतलब गड्डी बड़ी होती जा रही है भाई। ठीक है, तो गड्डी का साइज बढ़ने का मतलब इंटेंसिटी का बढ़ना, और पैकेट का साइज बढ़ना मतलब नोट बड़ा होते जाना, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का बढ़ना। ये कंसेप्ट यहां पर यूज होगा। ठीक है भाई, आइंस्टाइन भाई साहब ने गजब की बात कह दी। पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, अरे मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं ना, तो फ्री वो निकालने के लिए नहीं होते। यदि आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, देन यू मस्ट हैव टू सप्लाई एनर्जी। आपको एनर्जी देनी पड़ती है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए। मतलब मान लेते हैं ये एक लोहे की रॉड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री है सिर्फ इसमें घूमने के लिए, बाहर निकलने के लिए फ्री नहीं है। बाहर निकलोगे, बाहर निकालना चाहोगे, देन यू मस्ट हैव टू सप्लाई द एनर्जी, एंड द एनर्जी नीडेड फॉर दिस पर्पस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड वर्क फंक्शन। उसी का नाम है यार, वर्क फंक्शन। ठीक है, मतलब कहने की बात क्या है? पहला पॉइंट यही है आइंस्टाइन भाई साहब का। देखो क्या कह रहा है, वी नीड टू सप्लाई एनर्जी टू इजेक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। और जितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन का नाम देते हैं। और भाई हमने उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी। मान लो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ी। आपको तो याद होगा न्यू नॉट क्या होता है, बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो भाई H इंटू न्यू नॉट करेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। मतलब ये बताया कि भाई फ्री में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, पैसे देने पड़ेंगे तब जाके निकलेंगे, खर्चा होगा तब जाके निकलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट देखो भाई, सेकंड पॉइंट तो गजब था। गजब क्या था देखना, अभी पता चल जाएगा आपको। मेरे भाई इसने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है। क्या बोला इसने कि फोटो इलेक्ट्रिक जब इमिशन होगा तो ये 2 पार्टिकल्स
के इंटरेक्शन के कारण होगा। ध्यान से समझना, पार्टिकल वर्ड यूज किया उसने। एक पार्टिकल तो सारी दुनिया को पता था, इलेक्ट्रॉन, लेकिन दुनिया को दूसरे पार्टिकल के बारे में नहीं पता था, जो आइंस्टाइन ने बता दिया। भाई साहब, यहाँ पर जो लाइट है उसको हम फोटोन की फॉर्म में ले रहे हैं, पैकेट की फॉर्म में ले रहे हैं, तो एक पार्टिकल की तरह से है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हो रहा है दो पार्टिकल्स के आपस में टकराने के कारण। और मैंने तो बताया ना आपको, इलेक्ट्रॉन भाई सलमान खान है, याद रखो इस बात को। और दो कमिटमेंट कर रखी है इसने, एक नहीं दो कर रखी है। कम से कम कितनी एनर्जी लूंगा मैं, और सिर्फ एक पैकेट एक्सेप्ट करूंगा। तो वही बात यहां पर है। ये मेटल का सरफेस है, h न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आई है, तो h न्यू उसकी एनर्जी हो गई। तो h न्यू एनर्जी की रेडिएशन हमने यहां पर डाली, इलेक्ट्रॉन ने उसको एक्सेप्ट किया और निकल गया। तो एक्सेप्ट करने के लिए ध्यान से समझना, यहां पर एक पार्टिकल आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, मतलब कोलिजन हुआ। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द फोटोन। इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में कोलिजन का आउटपुट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मेरे भाई ध्यान से समझ लो, इस बात को जहन में बैठा लो कि यहां कोलिजन हुआ है, और जब कोलिजन होता है ना, तो एनर्जी के ट्रांसफर में टाइम नहीं लगता है, मतलब तुरंत घटना होगी। फोटोन को यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो तुरंत करेगा, अदरवाइज करेगा ही नहीं। इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसी घटना होगी, इंस्टेंटेनियस घटना होगी, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इस बात को आइंस्टाइन भाई साहब ने जस्टिफाई कर दिया। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात से क्या जस्टिफिकेशन मिला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। बाद में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, हाउ दिस एक्सप्लेन्स दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। यू कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस सेकंड पॉइंट, कि भाई यहां कोलिजन हो रहा है और कोलिजन में टाइम नहीं लगता। एनर्जी, एक गाड़ी आई, इससे टकराई, तो सारी एनर्जी इसको दे दी। मेरी बात समझ रहे हो ना, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, इंस्टेंटली हुआ है। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन की रेंज में था, इलेक्ट्रॉन ने कमिटमेंट कर रखी थी, यदि वो कमिटमेंट को पूरा कर सकता है फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आप ढेर लगा दो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। कमिटेड है भाई, कमिटेड है। मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई ये बात अच्छे से समझ में आ गई आपको। गजब का पॉइंट दिया उसने तीसरा, पता है क्या कहा? उसने कहा कि भाई जो एनर्जी आप डालोगे मेटल के सरफेस पर, वो दो कामों में यूज होगी। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज होगी, जो वर्क फंक्शन के बराबर होगी, और जितनी एनर्जी बाकी की बच गई वो उसको दौड़ाने में यूज होगी। मतलब समझो, मतलब ये है कि भाई मान लो हमने यूज करी 50 एनर्जी डाली हमने, यूनिट कुछ भी ले सकते हो, हालांकि मॉडर्न फिजिक्स में यूनिट्स जो यूज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं एनर्जी की, लेकिन हम मान लो समझने के लिए जूल बोल रहा हूं मैं, सिर्फ समझने के लिए, ओके। मान लो मैं कह रहा हूं कि 50 जूल एनर्जी आपने डाली, इलेक्ट्रॉन ने कमिटमेंट कर रखी है भाई 10 जूल चाहिए कम से कम। इसका मतलब है 10 तो वो खाएगा ही खाएगा, 10 से पहले तो फ्री होगा ही नहीं। तो 10 वो खा गया, बची कितनी भाई? 40 एनर्जी लेके दौड़ रहा है। यदि आपका मन करे, आपने उसको 60 एनर्जी दे दी, तो अब वो 10 खा गया, बची कितनी भाई? 50। तो 50 लेके दौड़ रहा है। मतलब जो एनर्जी आप डाल रहे हो ये दो कामों में यूज हो रही है, एक उसको निकालने में, दूसरी उसको दौड़ाने में। मेरी बात ध्यान से समझना, वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो उसको निकालने में यूज हो रही है, और बाकी जो एनर्जी बच गई वो उसको दौड़ाने में यूज हो रही है। भाई सारी एनर्जी मान रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का आइंस्टाइन भाई साहब ने यूज किया, और क्या इक्वेशन दी कि भाई जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी होगी कितनी होगी भाई? h इंटू न्यू। ये दो कामों में यूज होगी, एक फाई नॉट में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। गजब की रिलेशन है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन ऑफ द ड्यूअल नेचर। याद कर ले फाइनल एग्जाम के लिए, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से फेमस है। क्या? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मेरी बात समझ में आई आपको कि एनर्जी दी वो दो कामों में यूज हुई, फाई नॉट वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। भाई ध्यान से समझना, यहां पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है? आपको कह देगा ग्राफ बना के दिखाओ काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? आपसे गलती ना हो जाए इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। ये फ्रीक्वेंसी किसकी भाई? जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी।
भाई इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम इक्वेशन को देखेंगे। भाई हमने इसको फाई नोट को क्या लिख दिया, h इंटू न्यू नोट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया भी था, जस्ट वैसी वैल्यू लिखी है मैंने। अब इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को यदि मैं एक तरफ रख लूं तो इस टर्म को इधर लेकर गए तो क्या बन गया, h न्यू माइनस h न्यू नोट। गजब हो गया भाई। जवानों, जो चीज ध्यान रखने वाली है वो पता है क्या है, जब जब ग्राफ आए तब जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे लिख रखी है ना, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है जी साहब, के, उसका नाम वाई रख लो। तो इस इक्वेशन में इसका नाम क्या हो गया भाई, वाई इक्वल टू, ध्यान से समझना, जो एक्स एक्सिस पे लिखा है ना इसका नाम एक्स रख लो। इस इक्वेशन में देखो ये यहां है तो अपने पास हो गया एक्स। इसके आगे जो लिखा है ना वैसे का वैसा रहने दो, h लिखा हुआ था माइनस h न्यू नोट लिखा हुआ था, बाकी सबको ऐसे कैसा रहने दिया भाई। यदि y और x दोनों की पावर 1 1 आ गई ना, लीनियर इक्वेशन बन गई ना, इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ना, इसका मतलब आप इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन से जो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। मतलब मेरे भाई यदि अब हम देखें गौर से तो x के आगे कौन लिखा है, m, मतलब इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट होगा भाई। प्लैंक्स कांस्टेंट एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरी बात एक फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप फिक्स आएगा। और जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा। y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, मतलब y एक्सिस में ग्राफ नीचे की तरफ यदि लाइन काटेगी तो नीचे कटेगा। भाई ध्यान से समझना, मतलब ग्राफ यहां से शुरू हुआ ऐसे गया है, ये लाइन नीचे जाके काटेगी यहाँ पे। मैं इस इक्वेशन को दूसरे कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा दिख जाए कि ये लाइन यदि हम डॉटेड 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 करेंगे यहां काटेगी। डॉटेड डॉटेड करा है मैंने, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। सॉलिड लाइन ना बनाए, डॉटेड लाइन बनाए, और यहां पर जो वैल्यू कटेगी उसका नाम क्या हो जाएगा, h इंटू न्यू नोट माइनस के साथ। बोल रहा हूं मैं, पेपर पे लिख लें इस बात को, h इंटू न्यू नोट माइनस के साथ। इसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वो आप यहां पे माइनस w भी लिख सकते हैं, w नोट भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस फाई नोट भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस एस न्यू नोट भी लिख सकते हैं। इस ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या था, ये एंगल यदि थीटा लेते हैं तो tan थीटा होता है स्लोप, और वो आएगा फिक्स h। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि चाहे जब मर्जी जिस मर्जी मेटल के लिए, किसी भी सरफेस के लिए आप k का न्यू के साथ ग्राफ प्लॉट कर लो, हमेशा ऐसी ही लाइन आएगी। बस फर्क आएगा तो किस बात का आएगा, y इंटरसेप्ट का। यहां पर ये मटेरियल यहां पे काट रहा है ना इसको इतनी दूर, हो सकता है कोई दूसरा मेटल यूज करे वो थोड़ा और नीचे काटे, तीसरा यूज करे थोड़ा और नीचे काटे, लेकिन भाई उसका स्लोप सेम रहेगा। और स्लोप सेम करने का मतलब समझते हो आप, इसके लाइन पैरेलल आएगी, मतलब ये लाइन A है ये लाइन B है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल रहेंगी, दोनों का स्लोप सेम रहेगा, स्लोप की वैल्यू रहेगी h। इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आता है, पता है क्या पूछेगा, वो ऑलरेडी लाइन दे सकता है आपको, कहेगा बताओ A और B में किसका वर्क फंक्शन ज्यादा। भाई हमें तो पता है वर्क फंक्शन कौन है, y इंटरसेप्ट। y एक्सिस में ये यहां काटेगा, दूसरा नीचे जाके काटेगा, जो ज्यादा दूर काट रहा है ना उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा दूर ये काटेगा तो इसका वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप कह देंगे साहब वर्क फंक्शन B का ज्यादा है। कभी कभी आपसे पूछेगा वर्क फंक्शन बता दिया तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, अरे भाई वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो भाई बिल्कुल रिलेटेड है, तो वर्क फंक्शन ज्यादा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही ज्यादा है, इसका मतलब B की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कभी कभी कहेगा बताओ भाई हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मान लो 100 एनर्जी डाल दी हमने, इसकी भी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इसकी भी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा डाली हमने, एनर्जी 100 डाली है, बताओ किसकी काइनेटिक ज्यादा होगी। अरे भाई कॉमन सी बात है, आप 100 एनर्जी डाल रहे हो, इसका मतलब ये वैल्यू तो फिक्स हो गई अपने पास, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 100। अब सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी भाई, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। और वर्क फंक्शन किसका कम है भाई, A का, क्योंकि नीचे जल्दी काट रहा है, ये दूर जाके काट रहा है, इसका मतलब भाई इसका वर्क फंक्शन कम है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी।
भाई इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, कर लेना, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखना, इसी चीज को हम थोड़ा आगे लिखे। आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन जिसने एनर्जी के साथ दौड़ रहा है, हमें कुछ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो रोकने के लिए जितना मैक्सिमम पोटेंशियल हमने लगाया नेगेटिव डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और भाई काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या रिश्ता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। ई क्या है? चार्ज। और वी नॉट क्या है भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? ई इंटू वी नॉट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहां से वो वी नोट का ग्राफ पूछ सकता है आपसे। तो वी नोट निकालने के लिए ई से डिवाइड करा दिया तो एच अपॉन ई माइनस एच अपॉन वी नोट। भाई जरा सोचो, मैं आपसे कह दूं कि भाई आपको ग्राफ बनाना है, ये न्यू है और ये वी नोट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, फ्रीक्वेंसी है, तो आप क्या करोगे? अभी बताया ना मैंने। अब स्टेप्स को फॉलो करिए, सब काम आसान है, बहुत आसान है। आपको एक ही काम करना है कि मेरे भाई जो y एक्सिस पे लिखा है ये इसका नाम y रख दो, जो x एक्सिस पे लिखा है ये इसका नाम x रख दो। इसके आगे जो बच गया भाई ये, इसके बाद में जो बच गया ये, तो जो x के आगे है y इक्वल टू mx प्लस c, अभी बताया था मैंने आपको। तो इस वैल्यू को ऐसे कैसे रहने दोगे? यहाँ पर ये h न्यू नॉट अपॉन ये ऐसे कैसे रहने दोगे? तो ये क्या बन जाएगा? जो x के आगे लिखा है इसको कंपेयर करो आप y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी के साथ। x के जो आगे लिखा है वो स्लोप हो जाएगा, मतलब यहां पर भी इसके साथ स्लोप बनेगा और फिक्स स्लोप है। इस लाइन का स्लोप निकाल लो, मतलब ये एंगल थीटा निकाल लो और इस थीटा का टेंजेंट ले लो, टेन थीटा, इसी की वैल्यू आएगी h अपॉन ई। कभी कभी पता है क्या कहेगा? फाइंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे भाई निकाल देंगे हम, आप प्लैंक्स कांस्टेंट निकलवाओगे, हम स्लोप निकालेंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा। कभी कभी थोड़ा और इमोशनल हो जाता है वो, पता है क्या कहेगा आपसे? आपसे कहेगा फाइंड द वर्क फंक्शन। अरे टेंशन नहीं, अभी निकालते हैं। देखो ये क्या है? एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन ही तो है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं फाइव नॉट अपॉन ई। तो ये इंटरसेप्ट ही तो हुआ, मतलब इस ग्राफ का इंटरसेप्ट नीचे यहां जो काटेगा ये क्या है? माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। तो मतलब जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है, जो y इंटरसेप्ट है उसको क्या कर देंगे मेरे भाई? y इंटरसेप्ट की वैल्यू ली हमने, उसको देखो y इंटरसेप्ट लिखा हमने, तो जो y इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या लिखा? फाइव नॉट बाई ई। तो फाइव नॉट निकालना तो ई से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब y इंटरसेप्ट मल्टीप्लाइड बाय e, दैट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द वर्क फंक्शन। भाई इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। यहां पर जरूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी लिखे, इमोशनल हो जाएगा। वो ये भी लिख सकता है कि भाई मेरे को तो ग्राफ बना के दिखाओ, यहां पर v स्क्वायर और ये है न्यू, v क्या है? स्पीड, उसका स्क्वायर। भाई करके देखना, और यदि इसमें अटक जाओ तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। तो मेरे भाई अच्छे से आपने समझ लिया होगा इसको। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।